सर इन डेज 23 बोरोइंग कॉस्ट। सर इन डेज 23 बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है सर, मुझे बता दीजिए। देखो बच्चों, इन डेज 23 बोरोइंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था, बोरोइंग ये अरेंजमेंट ऑफ फंड है और इसके संबंध में आपको इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट लगते हैं। ठीक है सर, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ फंड। तो सर इसमें क्या क्या जाता है, हर चीज में क्या जाता है क्या नहीं जाता, तो इसमें क्या क्या जाता है सर। सर इसमें जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। सर इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंटरेस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। फिर इसके बाद क्या देखेंगे सर, इसमें इंटरेस्ट एज पर लीज देखेंगे। लीज अकाउंटिंग में भी तो इंटरेस्ट होता है बच्चों, बिल्कुल होता है सर, मिनिमम लीज पेमेंट के बाद हर साल इंटरेस्ट उसमें चार्ज होता ही तो रहता है। फिर उसके बाद इसमें क्या देखेंगे सर, एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन फॉरेन बोरोइंग। तो सर एक्सचेंज डिफरेंसेस का भी क्या ट्रीटमेंट होगा, ये तीनों चीज इसमें देखेंगे। तो सर इसमें देख लिया हम लोगों ने क्या होता है, क्या जाता है और क्या नहीं जाता। अरे सर सिंपल है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं जाएगा, और सर इन्वेंट्री प्रोड्यूस इन लार्ज पोर्शन ऑन रेगुलर बेसिस। याद आया कुछ, अगर इन्वेंट्री आप प्रोड्यूस कर रहे हो लार्ज प्रोपोर्शन में लेकिन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो सर यहाँ पे उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि सर सर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर असेट बायोलॉजिकल असेट्स एक्सेप्ट बियरर प्लांट, मैंने बताया कि बियरर प्लांट जो है यहाँ पे कवर होंगे, एक्सेप्ट मतलब बायोलॉजिकल असेट यहाँ पे कवर नहीं होंगे एक्सेप्ट बियरर प्लांट। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सर सर आ जाते हैं सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आप जब लोन कहीं से अरेंज करते हो तो आपको उसमें कमीशन देना पड़ जाता है, ब्रोकरेज देना पड़ जाता है, बैंक चार्जेस देना पड़ जाता है, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ जाता है जब आप लोन लेते हो। कभी लोन लो समझ में आएगा, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस होते हैं, बैंक का इंश्योरेंस होता है। तो इन सब चार्जेस की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपको पे करना है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाता है, क्योंकि इन सब चार्जेस की वजह से नेट प्रोसीडिंग में कमी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको केवल बैंक लोन ही नहीं, अगर रीपेमेंट ऑफ डेप्ट कभी कभी प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो उस केस में भी आपको अगर उस वैल्यू पे लाना है तो आपको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, जिससे आप हर साल चार्ज करो और लास्ट में पे करो। मतलब कोई लोन है 1 लाख रुपए, आप जैसे मान लो 12% से चार्ज किया तो 1,12,000, भले आप बैंक का एक्चुअल इंटरेस्ट दे रहे हो 10%, 10,000 रुपए, लेकिन 12% से ही चार्ज करोगे तब जाके वो अंत में खत्म होगा। तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने पूरी टॉपिक देखी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद सर आता है, सर आपने बताया कि हम लीज अकाउंटिंग, तो लीज बच्चों 116 में पढ़ना। फिर मैंने आपको बताया कि सर अपना एक्सचेंज डिफरेंस। सर एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है, सर सर आप कहीं से जब फॉरेन बोरोइंग, आप किसी बोरोइंग कर रहे हो रिलेट टू क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर प्रोडक्शन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोडक्शन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है, क्वालिफाइंग एसेट्स इज दैट एसेट विच गेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट रेडी फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज। रेडी टू यूज होने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो हम ये मानेंगे वो क्वालिफाइंग एसेट्स होता है। सर सर हमें कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है सर, AS16 हमने पढ़ा है बोरिंग का, तो उसमें बोला गया 12 महीने, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ 11 महीने भी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रॉपर उस पे क्या होना चाहिए, सपोर्टिंग जजमेंट होना चाहिए कि फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को माना जाएगा। सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, अरे जैसे बच्चों सर बड़ी बड़ी पावर प्लांट फैसिलिटी हो गई। देखो कोई भी एसेट आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स हो सकती है जो खरीदते समय ही रेडी टू यूज ना हो। सर ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन विच गेट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट रेडी फॉर यूज। सर बाइक ले लिया वो तुरंत रेडी फॉर यूज है, सर कार ले लिया तुरंत रेडी फॉर यूज है, तो सर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। ठीक है सर, तो हम थे वहां पे एक्सचेंज डिफरेंसेस में। तो सर अगर आपने कहीं से फॉरेन बोरिंग लिया हुआ है तो सर उसमें अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो आप क्यों, आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सर पहले आपको मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों फॉरेन में क्यों लोग बोरिंग करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से कम मिलता है इसीलिए बोरो करते थे, लेकिन एक जगह फंस जाते हैं, कहाँ पे, एक्सचेंज डिफरेंस फंस जाते हैं, क्योंकि उनको तो डॉलर में चाहिए। अगर मान लो आपने डॉलर में बोरो किया हुआ है तो रीपे भी तो डॉलर में ही करोगे, फिर आप पैसा यहाँ लेके आओगे तो आपको एक्सचेंज लॉस सहना पड़ेगा। तो यही बोला गया है कि बच्चों आप क्या करोगे, एक्सचेंज लॉस को कितना आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो इसमें ये बोला गया है कि भाई आप पहले एक्सचेंज लॉस निकालो। एक्सचेंज लॉस मतलब आप जैसे मान लो $10,000 आपने लिया, जब लिए थे तो 58 था, और जब मतलब जब लिए थे तो $1 के बदले 58 रुपए देना पड़ता है, जब दे रहे हो तो $1 के बदले 60 रुपए देना पड़ता है। तो $2 दो मतलब 2 टू पर
डॉलर लॉस हुआ तो यानी $10,000 लिया तो 20,000 का आपका नुकसान हुआ। तो इस 20,000 को आप मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हो? तो मैंने आपको ये बताया था कि उतना ही पैसा जिस दिन आपने लिया $10,000 मल्टीप्लाई बाय 58 यानी कितना, सौ 5,80,000 रुपए अगर आप इंडिया में लिए होते तो आपका कितना इंटरेस्ट लगता, और आपने फॉरेन में लिया है तो आपका कितना इंटरेस्ट लग रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है यही नोशनल सेविंग, यही मैक्सिमम है जितना आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इससे ज्यादा पैरा 6 में अलाउ नहीं है। ठीक है सर। फिर इसके बाद मैंने आपको इसका रिवर्सल भी बताया था। रिवर्सल में ये बताया था बच्चों कि सर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स करने का मतलब जो आपने लॉस बुक किया है आप उसको कैपिटलाइज जो किया है आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो आगे चल के, अगर आपको फायदा हो जाता है। अरे यार एक्सचेंज रेट अगर गिर गया तो वजह ऐसा तो कभी हुआ नहीं है बच्चों। ठीक है, हमेशा एक्सचेंज रेट बढ़ी रही है, थोड़ी बहुत बीच में चीजें होती हैं वो अलग बात है। तो ऐसा, तो ठीक है सर, हमने ये पढ़ लिया कि सर क्या क्या चीजें जाती हैं, और मतलब इंटरेस्ट पढ़ लिया, एक्सचेंज डिफरेंस पढ़ लिया। फिर इसके बाद आता है कि सर बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है। जनरल एंट्री मैंने आपको सिंपल बताया था कि सर बोरोइंग, सर अगर आप कैपिटल लोन अगर लिया है तो सर क्या एंट्री होगी, सर इंटरेस्ट डेबिट टू लोन। और सर दूसरी एंट्री सर असेट्स डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट, और कुछ है ही नहीं। मतलब या तो आपको कैपिटलाइज करना है या तो पीएनएल में डालना है। अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज यानी कि मतलब क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आप उसको कैपिटलाइज करो, अदरवाइज कैपिटलाइज मत करो, पीएनएल में डालो। ओके सर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सर इसके बाद आपने मुझे क्या बताया, याद करो, मुझे तो याद है, तुम्हें याद है कि नहीं याद है, चलो आप बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कब कब पीरियड ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मतलब पीरियड क्या रहेगा, कैसे होगा, मतलब कमेंसमेंट कब आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखो सबसे पहले खर्च हो जाना चाहिए। बोरोइंग लेके रखे हो और इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो, ऐसा नहीं। मतलब आप कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स पे खर्च करो, खर्च होना चाहिए एक्चुअल में। दूसरा, इंटरेस्ट नॉमिनल नहीं होना चाहिए। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का, मतलब लोन से ज्यादा आप खर्च पे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लोन लिए हो 10 लाख का, खर्च कर रहे हो 15 लाख, तो 15 लाख पे कैपिटलाइज करोगे क्या? नहीं नहीं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन, एक्टिव डेवलपमेंट शुरू हो जाना चाहिए, मतलब काम शुरू हो जाना चाहिए। खर्च कर दिए ठीक है वो नहीं मैटर, काम भी शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये 3 कंडीशन दी। सबसे पहला सर खर्च होना चाहिए, दूसरा काम भी होना चाहिए, और तीसरा नॉमिनल नहीं होना चाहिए, मतलब लोन से ज्यादा खर्च पे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था कि बच्चों अगर मान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको कहीं प्री पेमेंट प्रीमियम देना पड़ता है, कि मतलब कोई लोन आपने लिया और उसको आप अर्ली क्लोज कर रहे हो तो आप उसको क्लोजर का चार्ज दे रहे हो। तो सर या तो आप, या मान लो आप उसको शिफ्टिंग का चार्ज दे रहे हो, पहले आपने इतनी ईएमआई बनवाई थी फिर आपने दूसरी ईएमआई बनवाई, तो सर ये प्री पेमेंट है, ये सीधा आपका पीनल में जाएगा, इससे आपको बोरोइंग कॉस्ट कोई भी प्रभावित नहीं होगा। ओके सर। सर इसके बाद अगर आपको जो है कोई आपको ग्रांट मिल जाती है, ठीक है, आप जो है तो आप क्या करोगे, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर आप रूरल एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, असेट्स लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको ग्रांट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो आप उस पोर्शन को लोन से कम कर दोगे। मतलब आपने 10 लाख का लोन लिया है, 2 लाख सब्सिडी मिल गई, तो अब आप 8 लाख पे ही केवल कैपिटलाइज करोगे। ओके सर, समझ गए। सर कभी कभी क्या होता है, एक तीसरा केस मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई असेट्स है, मतलब आपकी कोई, जैसे मान लो आपके पास क्रेन है, आप उस क्रेन को मतलब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, तो उस केस में जितनी असेट्स की मार्केट वैल्यू है आप उतना उसको भी खर्च मानोगे। मतलब 10 लाख है, आपने 5 लाख का कोई असेट ट्रांसफर कर दिया उस प्लेस पे, उस जगह को सौंप दिया, तो सर वो भी आपका खर्च माना जाएगा। ओके सर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खर्च, जैसे 10 लाख का लोन लिया, आपने केवल 8 लाख खर्च किया, 2 लाख बचा है, 2 लाख पे आपने इंटरेस्ट कमा लिया, 2 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो मतलब जितना आपने, कोई आपकी अगर नोशनल सेविंग हो गई, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है यार कि पार्किंग पार्किंग एरिया से आपको कमाई हो गई, तो सर अगर आपकी कोई ऐसे नोशनल सेविंग हो जाती है तो आप उस बोरोइंग कॉस्ट को पहले आप उसको वहां से माइनस करोगे। जैसे बोरोइंग कॉस्ट, मान लो इंटरेस्ट 10 लाख का लोन है, 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, अब उसमें से आपने 10,000 रुपए कमा लिए, तो 90,000 का ही केवल ट्रीटमेंट करोगे कि हम इसको कैपिटलाइज करें कि पीनल में डालें। ओके सर। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि सर सस्पेंशन भी होता है। सर सस्पेंशन क्या होता है? सर सस्पेंशन ये होता है बच्चों, सस्पेंशन क्या होता है सर? सर सस्पेंशन ये होता है, सर नहीं याद अरे मैं बता रहा हूँ ना यार। सर बोरोइंग कॉस्ट में सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि कब कब आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे, रोक दोगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको सीधा सा ये मतलब बताया था कि अगर टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिले है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिले है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ डिले है, तो आप कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू करो। अब जैसे मान लो कहीं आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहां बारिश हो गई और धुआंधार बारिश हो गई, अब उस बारिश में तो काम होगा नहीं, तो यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बारिश हुई, तो क्या उतने पीरियड को आप कैपिटलाइज नहीं करोगे? आप कहोगे कि नहीं नहीं इतने पीरियड कैपिटलाइज नहीं करना, नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं बच्चों। तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो भाई उसके वजह से
से काम रुक गया तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना। लेकिन मान लो कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कंट्रोल में थी, जैसे लेबर स्ट्राइक हो गया तो बच्चों तो आप कैपिटलाइज होल्ड करोगे ही करोगे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में था, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो सर अगर मान लो टेम्परेरी पीरियड है तो आप कैपिटलाइज करते रहो, टेम्परेरी पीरियड नहीं है तो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। ठीक है सर। फिर इसके बाद आया था सेसेशन। सेसेशन मतलब हम बंद करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो सर कैपिटलाइजेशन जब आपकी असर रेडी टू यूज हो जाए तो आप वहीं बंद कर दो। सर सेसेशन से ही हमने एक दूसरा पॉइंट भी आपको बताया था, सेसेशन इन पार्ट्स भी कभी कभी होता है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों मान लो आपकी कोई ए यूनिट है, बी यूनिट है। अगर ए यूनिट बी यूनिट है, दोनों में आप लोन का पैसा यूज कर रहे हो और दोनों आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स है, अगर कोई एक जल्दी बन गई और वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है मतलब बिना बी के बने वो यूज हो सकती है, तो आप इस पे आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर इन दोनों को चले चाहे वो पहले बन जाए लेकिन दोनों साथ ही यूज हो सकते हैं, तो जब तक दोनों मतलब ये बन भी गया तो भी जब तक ये नहीं बन गया तो तब तक हम इसको इस पे कैपिटलाइज करेंगे। मतलब डिपेंडेंट हो गई तो आप जो है कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू कर सकते हो, इंडिपेंडेंट आप कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। फिर सर और कुछ बताया था हमने? सर हमने सीजन पढ़ लिया। सर अच्छा, अरे यार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बाद एक सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो आपने ए16 में पढ़ा है, जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग। सर जनरल बोरिंग क्या होता है? देखो स्पेसिफिक बोरिंग तो ये होता है कि कभी कभी आपने कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए ही उसी लिए ही लोन लिया है, तो सर उसकी तो आप सीधा कैपिटलाइज करोगे उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जनरल बोरिंग होता है। जनरल बोरिंग मतलब 3-4 बोरिंग आपने लिया है और कई सारे कामों के लिए लिया हुआ है। तो अगर मान लो 4-5 बोरिंग है, 3-4 बोरिंग है, तो आप क्या करोगे, सबका एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे। सर एक आप जो है सब सारा मैंने आपको बता रहा कि टोटल इंटरेस्ट लेंगे, टोटल बोरिंग लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आएगा, और इसी रेट से हम जितना जितना खर्च होगा उसे मल्टीप्लाई करके अपना कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे। मजा आया? ठीक है। तो ये आपको ये हो गया ठीक है, जनरल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर इसके बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था बच्चों? इसके बाद मैंने आपको दो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए थे। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर है तो क्या वो बोरोइंग कॉस्ट रिडीमेबल, हाँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या वो बोरोइंग कॉस्ट में आएगा? सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हो जाती है। सर क्या बात कर रहे हैं, आपने शुरू में बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं जाएगा। अरे नहीं जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड देते हैं वही होता है, लेकिन यहाँ रिडीमेबल का बात बोल दिया, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। जब हम लोग 109 पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ दैट प्रेफरेंस शेयर विच इज रिडीमेबल, इट इज अ लायबिलिटी। फिर इसके बाद मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि सीएफएस और एसएफएस वाला। तो सीएफएस और एसएफएस में ये बताया था कि बच्चों देखो, केवल वही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकता है जिसके पास खुद का लोन हो और खुद उसने खर्च किया हो, तभी। अब ऐसा नहीं कि होल्डिंग ने लोन लिया, सब्सिडरी ने खर्च किया। तो आप सीएफएस में करोगे लेकिन एसएफएस में तभी करोगे जब दोनों किसी एसएफएस का हो। तो यहाँ पे हमारा इंडिया 23 कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, आ जाओ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले अपनी रिकॉर्डिंग रोक दूं, नहीं तो अननेसेसरी इसकी जो है टाइमिंग बढ़ेगी। ठीक है, रोक दूं यहाँ पे, चलो। इंटर